दोस्तों नमस्कार। मैं श्रीनिवास वत्स। हमारे एक मित्र थे सोमनाथ जी। परिवार के साथ उनका अच्छा संबंध था और वो डाक घर में पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। शहर जाते थे, शहर पर पास में ही कस्बा था, वहाँ पे वो चले जाते और वहाँ से प्रतिदिन जो है ना शाम को घर आ जाते। दोस्तों उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। उनकी पत्नी गृह कार्य ही करती थी, कोई और काम नहीं करती थी, तो इसलिए उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। तो यही एकमात्र उनके पास आय आमदनी का जरिया था, नौकरी और तनख्वाह। साथियों, लड़की बड़ी थी और उसका नाम था स्वाति, और 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम था आदित्य और छोटे का नाम था शांतनु। घर में बहुत अच्छा माहौल था, सब ठीक ठाक चल रहा था। पढ़ाई में आदित्य थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन शांतनु और स्वाति दोनों ठीक थे। पत्नी घर पर रहती और बच्चे स्कूल चले जाते। शाम को सोमनाथ जी आते और सब मिलकर अपना खाना खाते, चाय पीते, जो भी सब कुछ मिलकर एक हंसी खुशी के माहौल में वो रह रहे थे। उन दिनों एक महामारी आई थी। उस महामारी में परिणाम ये निकला कि उनकी पत्नी जो है सोमनाथ जी की, वो चल बसी। और भी आस पड़ोस में कई आदमियों की उस दौरान मृत्यु हुई थी। मुझे याद है आज भी कि वो एक महामारी थी जिसमें गांव में काफ़ी मतलब व्यक्तियों को इससे परेशान होना पड़ा था। जिस तरीके से जब आजकल कहें कि ये कोरोना आया था, इसी तरीके की एक महामारी आई थी गांव में उस वक़्त, और वो उनकी पत्नी को ले गए। अब सोमनाथ जी अकेले हो गए। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने, सबसे बड़ी लड़की उनकी थी और वो शादी के लायक हो गई थी, यानी 20 साल के करीब हो गई थी, पढ़ाई भी उसकी पूरी हो गई थी। तो उन्होंने एक अच्छा परिवार देख के स्वाति की शादी कर दी। स्वाति की शादी कर देने के बाद अब वो, यानी सोमनाथ जी, उनका बड़ा लड़का आदित्य और छोटा बेटा शांतनु यही घर पर रहते थे। वो अपने दोनों बच्चे अपने कॉलेज चले जाते। आदित्य, मैंने बताया, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, खैर जो भी हो, लेकिन वो पढ़ रहे थे। और सोमनाथ जी अपना दफ्तर चले जाते। पत्नी के जाने के बाद उनको एक थोड़ा सा खालीपन सा तो महसूस हुआ, लेकिन उनके जो सहकर्मी थे दफ्तर में, एक सहकर्मी थे, उनके साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था कि उनकी पत्नी गुजर गई थी। तो उसने पुनर्विवाह कर लिया, किसी और महिला के साथ शादी कर ली। और उसने सोमनाथ जी को भी यही सलाह दी कि भाई आप पुनर्विवाह कर लो, रीमैरिज कर लो, ताकि आपको अब तो नहीं महसूस होगा, लेकिन जब बड़े हो जाओगे, समय आएगा, तो आपको बहुत एकाकीपन महसूस होगा। उस स्थिति में आपके लिए कोई न कोई ऐसा आदमी चाहिए जो आपको संभाल सके। बच्चे तो पंख खुलते ही उड़ना शुरू कर देंगे और ये उड़ जाएंगे, लंबी उड़ारी लेंगे, फिर पता नहीं आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आप घोंसले में अकेले रह जाओगे। उस वक़्त आपको किसी न किसी की ज़रूरत महसूस होगी। सोमनाथ जी ने उनकी बात को बड़ी हंसी में टाल दिया। कहने लगे, अरे छोड़ो यार, इतनी अब इस उम्र में मैं क्या करूँगा, बच्चों की शादी वादी कर दूँ, जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। खैर, सोमनाथ जी, अब बड़ा लड़का उनका जो आदित्य था, जो थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था, वो पढ़ तो गया, यानी उसने लगभग स्नातक या अपने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया, लेकिन 3rd डिवीज़न से जैसे तैसे करके पास हो गया। छोटे वाला पढ़ाई में तेज था, तो वो तो इंजीनियरिंग में उसको दाखिला मिला और इंजीनियर बन गया। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया
और वहाँ लगने के बाद में उसने वहीं पे अपना सेट हो गया और अपना एक कमरा भी ले लिया वहीं पर। अब वो घर पे थोड़ा कम आता था, मतलब हफ्ते में छुट्टी वाले दिन आ गया, या कि कोई एक आध हफ्ते नहीं भी आया तब भी चल जाता था। लेकिन शांतनु वो आदित्य जो है वो तो रोज ही घर पे ही रहता था, क्योंकि उसको कोई नौकरी नहीं मिली। उसको मंदबुद्धि तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना था कि वो तेज नहीं था। अब सोमनाथ जी ने सोचा भाई इस बड़े लड़के की शादी करूं पहले, तो इसकी कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं कर रहा तो कौन अपनी लड़की को देगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने उसको एक वकील के साथ रखवा दिया, मतलब लगवा दिया कि वो उनके जो है ना कुछ सहायता कर देगा और बदले में वो उसको 8-7 हज़ार रुपये महीना दे दिया करेंगे। अब आदित्य जो है वो वकील के पास जाने लगा। शांतनु अपनी कंपनी में नौकरी करता था। और दोस्तों हुआ ये कि बड़े लड़के से पहले छोटे लड़के ने अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। सोमनाथ जी को पता चला, हालांकि वो लड़की को देख चुके थे, क्योंकि सोमनाथ जी जब घर पे होते थे छुट्टी वाले दिन तो शांतनु 1-2 बार उस लड़की को अपने घर लेकर आया था। सोमनाथ जी ने सोचा भी वैसे चलो सहकर्मी हैं तो आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन उन्हें बाद में पता लगा कि इसी लड़की से उसने शादी कर ली है। अब बड़ा लड़का कुंवारा बैठा है, छोटे ने शादी कर ली। अब सोमनाथ जी के लिए ये भी बड़ी समस्या थी कि भाई इसको आदित्य की विवाह मैं कहाँ करूँ। लेकिन उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को बोलकर, कोई एक तरह से ये कहिए कि वो सिफारिश लगवाकर रिश्तेदारी में ही किसी ऐसी लड़की को जो वो भी कहीं कुछ कमाती उमाती नहीं थी, यानी कि नौकरी नहीं करती थी, ऐसे ही 12वीं 10वीं पास थी, और उसके लिए इसका रिश्ता यानी आदित्य का रिश्ता करवा दिया। अब सोमनाथ जी ने तो ये सोच रखा था भाई चलो ये शादी हो जाए, घर बस जाए और बच्चे बच्चे हों तो मैं इनकी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। अब ये स्वाति की ओर से तो वो निश्चिंत हो गए थे कि वो तो अपनी ससुराल में सुख से रह रही है। शांतनु ने अपना घर बसा लिया और अपना एक मकान भी वहीं फ्लैट ले लिया था, तो वो वहीं रहने लगा था। अब बचा था आदित्य। आदित्य का रिश्ता हो जाने के बाद सोमनाथ जी ने कुछ चैन की सांस ली कि चलो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। तो दोस्तों आदित्य की शादी हुई और उन्होंने अपने सभी सहकर्मियों को बुलाया, शादी में आए। अब शादी एक तरह से जितना उनका सामर्थ्य था उस धूमधाम से उन्होंने शादी की। शादी होने के बाद बहू घर पे आ गई। सोमनाथ जी इसी साल रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद वो भी घर पर रहने लगे। एक दो साल बाद आदित्य के बच्चा पैदा हो गया, मतलब आदित्य की पत्नी को बच्चा हुआ, लड़का हुआ था। सोमनाथ जी ने बहुत खुशी मनाई कि घर में पोता हुआ है, चलो आस पड़ोस में जो भी परिवार थे उन सबको दावत दी। शांतनु के भी 2 बच्चे हो गए थे, यानी दोनों लड़के थे उसके, और वो दोनों अपने बच्चों के साथ वो अपने फ्लैट में रहता था। आदित्य के घर में, यानी कि आदित्य और उसकी पत्नी और एक बेटा, ये अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। पिताजी की पेंशन आती, इससे घर का काम भी चल जाता, और जो 7-8 हज़ार रुपये जो आदित्य को मिलते थे वकील के यहाँ जाने से, उन दोनों को मिलाकर उनका काम चल रहा था। पिता की पेंशन आदित्य की तनख्वाह से ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी आदित्य का परिवार यानी आदित्य की पत्नी जो है ना, वो ऐसा शो करती कि भाई हम पिताजी को अपने साथ रख रहे हैं तो ये उनके ऊपर एक एहसान है, हम भी तो अलग रह सकते हैं जैसे छोटे वाला बच्चा साथ अलग रह रहा है।
एक दो बार सोमनाथ ने सोचा कि भी चलो मैं शांतनु के साथ भी रहकर देखता हूँ कुछ दिन। साल भर हो गया था, तो एक हफ्ते के लिए वो शांतनु के पास जाने का भी उन्होंने विचार बनाया और शांतनु को सूचना दी कि भाई मैं एक हफ्ते के लिए रुकने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। शांतनु ने जवाब दिया कि पिताजी आप आ जाइए और अगले हफ्ते ही आ जाइए, क्योंकि अगला हफ्ता कुछ दिन हमारी छुट्टी है, तो आप आएंगे तो और अच्छा रहेगा। दोस्तों, शांतनु अपने छोटे बेटे के पास ना, वो सोमनाथ अपने छोटे बेटे शांतनु के पास चला गया। 2-3 दिन तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद एक दिन शांतनु की पत्नी ने कहा कि भाई छुट्टियां हो गई हैं और मुझे मायके गए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, अब छुट्टियां हैं, कंपनी पता नहीं फिर छुट्टी देगी कि नहीं देगी, अब 3 दिन बचे हैं हमारे पास, क्यों न हम 3 दिन अपने मायके में होया हूँ मैं। अब उन्होंने शांतनु ने कहा कि ठीक है आप हो आइए। तो उसने कहा कि भाई आप भी साथ चलो, घर पे पिताजी हैं ही, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी रह लेंगे अकेले, सब कुछ घर उनके मतलब सुपुर्द है, जब चाहे अपना खाना चाहे जो भी चाहिए कि अपना खाना होटल से मंगा लेंगे। खैर लबोलबाब ये हुआ कि शांतनु और उसकी पत्नी दोनों मायके अपने यानी अपने शांतनु अपने ससुराल चला गया और उसकी पत्नी का तो मायका ही था, वो चले गए और घर में रह गया अकेला सोमनाथ। सोमनाथ ने सोचा यार मैं यहाँ मिलने के लिए आया हूँ और ये दोनों बच्चे चले गए, मैं अकेला फिर यहाँ अकेला हो गया हूँ, फायदा क्या हुआ यहाँ आने का। लेकिन जैसे तैसे करके उसने 3 दिन काटे, क्योंकि उसको 3 दिन तो रुकना ही था और वो घर से भी कह के आया था कि भाई मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊँगा। और अगर 1 हफ्ते से पहले वापस जाता तो उसको अपमान भी महसूस होता कि भाई देखो उन्होंने तो 1 हफ्ता भी नहीं रोक पाए आपको। वो आदित्य की पत्नी उलाहना दे देती कि देखो आप हम ही आपको रख रहे हैं, वो तो आपको 1 हफ्ता भी नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, सोमनाथ ने जैसे तैसे करके 1 हफ्ता वहाँ पर निकाल लिया। 3 दिन बाद शांतनु और उसकी पत्नी लौट आए तो सोमनाथ ने कहा कि भाई मैं गांव जा रहा हूँ वापस और तुम अपना रहो। तो शांतनु ने भी कोई इसके लिए ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। उसने कहा ठीक है पिताजी आप आते रहिएगा, जब भी आपको इच्छा हो आप आ जाइएगा। और शांतनु सोमनाथ अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, समय बीतता गया। अब शांतनु के भी ना उसके आदित्य के भी 2 बच्चे पैदा हो गए, एक लड़का और एक लड़की। अब उसका परिवार भी वो दादा के साथ खेलते और दादा भी उनको लाड प्यार से रखते थे। अब बच्चों के लिए तो खिलौने देखो बहुत प्रिय होते हैं। आदित्य जो है या आदित्य की पत्नी अपने बच्चों के लिए जब भी बाजार जाती कोई ना कोई खिलौना ले आती। कभी टमटम ले आई, कभी कोई जो है ना साइकिल का जो छोटा साइकिल होता है, छोटी कार होती है बच्चों के खिलौने के रूप में, वो ले आती थी। इस तरीके से काफी खिलौने इकट्ठे हो गए उनके घर में। दादाजी भी साथ रहते थे बच्चों के और वो उनको बहुत लाड प्यार से रखते थे। आदित्य की इसमें रुचि नहीं थी भी बच्चे दादा के पास हैं या बच्चे घर में हैं और बच्चों के लिए खिलौनों पे इसने पैसे खर्च कर दिए तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। उसको ये था कि घर में शांति रहना, इतना उसको कोई परवाह थी क्योंकि घर का खर्चा तो चल ही रहा था। आदित्य की पत्नी पिताजी की पेंशन से और आदित्य की जो तनख्वाह थी 7-8 हज़ार रुपये, उसको मिलाकर अच्छे से घर चला रही थी। अब जैसे जैसे समय बीता, सोमनाथ का शरीर जो है वो वृद्ध होने लगा। अब उनमें इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वो बहुत देर तक बैठ सके, बहुत देर तक लेट सके, बहुत देर तक खड़े हो सके, बहुत देर तक चल सके, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने ज़्यादा ठंड बर्दाश्त होती थी, न ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त होती थी। लेकिन अपने बच्चों के साथ रहने में उनको एक खुशी सी महसूस हो रही थी और इसीलिए वो परिवार के साथ बड़े खुश थे।
बार क्या हुआ कि आ, कबाड़ी वाला जो आया गली में कि भाई पुरानी चीज़ें जो हैं बेच दो बेच दो बेच दो, जो चीज़ें अखबार हैं पुराने, जो भी लोहा है या जो भी टीन पत्थर जो भी है उसको बेच दो। तो उसने, जो आदित्य की पत्नी थी, संध्या नाम था उनका, तो संध्या ने जो भी घर की पुरानी चीज़ें थी वो सब की सब इकट्ठी कर ली और उस कबाड़ में उसने अपनी सास का संदूक भी रख दिया, क्योंकि वो टूट चुका था, काफ़ी साल पुराना हो गया था, तो उसमें कुछ था तो नहीं, 2-4 जगह से जंग खा के वो उसमें छेद हो गए थे। सोमनाथ ने देखा कि भाई ये तो मेरी पत्नी का संदूक है, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। और जो उनके बच्चों के खिलौने थे वो भी कुछ पुराने हो गए थे। अब उन पुराने खिलौनों को भी संध्या ने कबाड़ी वाले को देने के लिए रख दिया। भाई कुछ पुराने हो गए थे और बच्चे जो हैं, अब बच्चे स्कूल से लौटे, तभी लौट आए थे, मतलब दोपहर की बात है, बच्चे स्कूल से लौटे, उन्होंने देखा कि माँ तो ये सब चीज़ें इकट्ठी करके बेचने जा रही है। तो वो जो उसकी छोटी बेटी थी वो बोली, नहीं मम्मी मैं नहीं बेचने दूंगी अपना ये खिलौना, ये तो मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरी गुड़िया, ये इसके इधर रखो, ये मैं नहीं बेचने दूंगी। और उसका जो बेटा था वो भी कहने लगा कि ये मेरी जो है ना, ये जो गाड़ी है, ट्रक टाइप की थी वो गाड़ी, वो कहता इसको मैं नहीं बेचने दूंगा, ये तो मेरे सबसे प्यारी गाड़ी है, इसमें मैं अपना बचपन में खेलता था, इसके साथ देखो मैंने इसमें ईंटें रख रखी हैं, ये मैं ट्रक बना के इसको चलाता था और अपना एक छोटा सा घर बनाता था। खैर कुल मिला के बच्चों ने अपनी साइकिल नहीं बेचने दी, बच्चों ने अपनी गाड़ी नहीं बेचने दी, और उस लड़की ने, यानी कि आदित्य की लड़की ने अपनी गुड़िया नहीं बेचने दी, और भी बहुत सी चीज़ें थी उन्होंने उठा के अपनी वापस घर में रख ली। लेकिन सास का संदूक वो उसने बेच दिया, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं था। सोमनाथ नहीं चाहता था कि भाई उसकी ये संदूक बेच दिया जाए, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उन्होंने सोचा भी ठीक है, बहू है और ये कुछ सोच समझ के ही कर रही होगी, घर में इसमें छेद भी हो गए हैं, ये संदूक अब किसी काम का भी नहीं, इसमें कुछ 2-4 कपड़े थे उसके सोमनाथ की पत्नी के, तो वो उन्होंने उठा के अपने बेड पे रख लिए। दोस्तों कबाड़ी चला गया जो भी सामान था लेकर। अगले महीने शांतनु न उसके आदित्य का साला, यानी कि संध्या का भाई, उनके घर मिलने आया। और मिलने आया तो उसने बड़ा स्वागत किया संध्या ने अपने भाई का कि भाई चलो बहुत दिनों बाद आया है। और शाम को जब आदित्य आया तो वो भी प्रसन्न हुआ। उस लड़के ने, यानी कि जो साला आया था उसका, आदित्य का, उसने संध्या को कहा, दीदी मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। कहने लगी बोलो। कहने लगा कि भाई मुझे जो है यहाँ मेरा जो आपके पास में कस्बा है, यहाँ मेरी नौकरी की बात चल रही है, बैंक में मेरी नौकरी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो हो सकता है मैं आपके साथ रहूं, क्योंकि जब तक मुझे मकान नहीं मिल जाता तब तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। तुमने कहा, बड़ी संध्या तो खुश हो गई, कहने लगी हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, ये तो कस्बा तो बिल्कुल पास में ही है, 2 किलोमीटर ही तो है सारा मिला के, तुम रहो और सुबह अपनी बाइक से चले जाना, शाम को लौट आना। वहाँ कहाँ कस्बे में अकेले रहोगे, कौन तुम्हारा खाना पकाएगा, कौन तुम्हारे लिए संभालेगा। अब साथियों आदित्य भी इस बात से, क्योंकि पत्नी ने कह दिया तो आदित्य तो कोई इस चीज में आपत्ति नहीं थी। सोमनाथ ने अपनी नौकरी के दौरान क्या किया था कि सोमनाथ ने, क्योंकि उसके जो पैतृक घर था, पुरखों का जो घर था वो था कच्चा, वो कई जगह से टूट गया था, छत भी उसकी उलझ गई थी, तो उसने अपने विभाग से, यानी कि अपने डिपार्टमेंट से
गृह निर्माण अग्रिम, यानी जिसको HBA बोलते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस लेके उसने अपना मकान पक्का बनवाया था। और उसकी किस्तें जो है वो नौकरी पर्यंत उसके किस्तें जाती रही। मकान बनवाने के जो उसने एडवांस लिया था, उसका जो ऋण लिया था, उसकी किस्तें कट रही थी, हर महीने कट जाती। अब सोमनाथ के पास इतना कुछ बचा नहीं था वो किस्त कटने के बाद, घर के खर्चे के बाद, कि वो कुछ और खर्च कर सके। उसका सारा पैसा जो है ना वो किस्तों में और घर के खर्चे में चला जाता था। और जब वो रिटायर हुआ तब भी उसके पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने घर पे खर्चों में लगा दिए। सोमनाथ ने अपने घर पे एक कमरा बनाया था, यानी कि एक मंजिल नीचे बनाई, ऊपर एक छत पे एक कमरा बना दिया कि इसको स्टोर के रूप में प्रयोग कर लेंगे। और रात को छत पे सोना हो तो बारिश वारिश आ जाए तो अचानक कहाँ नीचे जाएंगे, इसी कमरे में अपनी चारपाई डाल लेंगे। तो दोस्तों उस कमरे को उन्होंने स्टोर रूप में बना रखा था। और स्टोर का मतलब था कि घर में जो भी इस तरह का सामान हो जो ज़्यादा प्रयोग नहीं होता हो, उसको उन्होंने उस कमरे में रखना शुरू कर दिया। अब आदित्य का साला जब घर आया तो मकान में तो जो है उनके सीमित सा ही मकान, छोटा ही मकान था। तो आदित्य से उसकी पत्नी संध्या ने कहा कि भाई आ रहे हैं और वो बैंक में नौकरी लगी है तो उनके लिए कोई न कोई तो कमरा चाहिए, एक कमरा तो हमें उनको देना ही पड़ेगा। तो आदित्य ने कहा कि एक कमरा तो देखो, ये एक में तो हम ही रह रहे हैं, एक कमरा है जिसमें ये दोनों बच्चे रहते हैं, तीसरे में बाबूजी रहते हैं। अब आदित्य और आदित्य की पत्नी वाले कमरा को खाली नहीं कराया जा सकता था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसमें भी कोई व्यवधान ना आए, इसलिए उसको खाली नहीं कराया जा सकता था। कमरे को खाली कराया जा सकता था बाबूजी वाले को। संध्या ने आदित्य से कहा कि बाबूजी को कहो कि ऊपर वाले कमरे में रहना शुरू कर देंगे, और वहाँ भी ठीक है, सर्दियों में धूप आ जाएगी तो धूप में बैठ जाया करेंगे, गर्मियों में थोड़ी गर्मी होगी लेकिन पंखा लगवा देंगे। देखो ये नीचे जो पंखा है ये बेकारी पड़ा है, इसको वहाँ ऊपर बाबूजी के कमरे में टंगवा देते हैं तो बाबूजी उस पर रह लेंगे। आदित्य ने ये बात बाबूजी को बताई कि बाबूजी ऐसा है, वो आ रहा है देवदत्त, आप जो है ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। सोमनाथ को बहुत बुरा लगा कि भाई ऊपर गर्मी में मैं इतनी तपती धूप में, ऊपर तो और भी ज़्यादा छत तपेगी, और उतनी गर्मी में मैं कैसे रह पाऊंगा अकेला, और अकेलेपन से तो मुझे चिढ़ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं ऊपर चले जाओ, ऊपर छत पे रहो आप। लेकिन सोमनाथ अपनी स्थिति भांप चुका था कि विरोध करने का कोई फायदा होगा नहीं, परिणाम वही निकलना है जो संध्या चाहेगी। और अगले हफ्ते उन्होंने बाबूजी का पलंग जो है वो ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से जो भी कबाड़ पड़ा था उस सब को उन्होंने एक तरफ निकाल दिया और वहाँ पे बाबूजी का पलंग डाल दिया और एक वो भी लगा दिया, पंखा भी, ताकि गर्मी में वो चला सके और वहाँ रह सके। लेकिन इतना सब होने के बाद कमरा तो कई महीनों में एक बार खुलता था, क्योंकि स्टोर कब खुलता है, जब भी कोई उसमें सामान डालना हो या सामान निकालना हो। अब उस कमरे में सीलन की गंध आ रही थी। अब सीलन की गंध आने से तो एकदम से परेशान हो गया सोमनाथ तो वहां पे। लेकिन क्या करे, कुछ कहते भी नहीं बन रहा था। सोमनाथ ने खिड़की खोली, पीछे देखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो परेशान रहा, क्योंकि कमरा में गर्मी इतनी थी, ऊपर से सीलन की बदबू। और इतना ही नहीं, सोमनाथ की पत्नी की जो फोटो नीचे उनके कमरे में टंगी हुई थी, संध्या एक दिन चुपचाप आकर उस फोटो को भी बाबूजी के कमरे में टांग गई। यानी उस फोटो के लिए भी वनवास हो गया कि तू भी ऊपर रहे। दोस्तों, सोमनाथ चारपाई पर बैठा हुआ था, उसके सामने वो खिलौने पड़े थे जो बच्चों ने बिकने नहीं दिए थे। छोटी बेटी की गुड़िया पड़ी थी
जो उस बेटी ने कहा था कि ये तो मुझे बहुत प्यारी है, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी। दोस्तों, सोमनाथ को लगा कि तू भी इस कबाड़ में बेचने वाली चीज़ों जैसा है। तेरी कोई इस घर में कीमत नहीं है, लेकिन चूंकि तू सबका किसी न किसी रूप में सबसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तुझे घर से नहीं निकाल रहे। लेकिन तेरी असली वास्तविक जो मूल्य है वो एक कबाड़ के बराबर ही है। और सोमनाथ चुपचाप चारपाई पर लेट गया, बिना कुछ बोले, और कई देर तक वो चुपचाप सोचता रहा कि वृद्धावस्था में सब कुछ कबाड़ हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। ये कहानी आज से 35 साल पहले मैंने लिखी थी और ये कहानी मेरी कथा संग्रह प्रक्षिप्त नीड में संकलित है। अगर आप इसको साहित्यिक रूप में पढ़ना चाहें तो इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। वाचन मैंने इस पुस्तक का आपको सुना दिया है कहानी का। आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना। आज के लिए काफ़ी है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।